जेस है और मैं आप लोगों को पढ़ाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाने के बाद कि इसकी हेल्प से हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को भी हम लोग फार्मूला लगा के वेक्टर फॉर्म में और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोग नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पा सकते हैं जो वेक्टर एडिशन के बाद आता है। तो जो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को दिया था वो था क्वेश्चन था कि एक क्यूब है, आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन दिया था कि एक क्यूब है और उसके 8 जो कॉर्नर हैं, जो उसके 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। और क्यूब का साइड लेंथ ए है। क्यूब है तो सभी साइड लेंथ बराबर ही होगा। हाँ, ये क्यूबॉइड होता तो और कठिन होता। तो ये बताना था कि एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। तो एक तो तरीका है, इसको करने के 3 तरीके हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक तरीका जानना चाहिए। बात तरीके की नहीं है, बात इसकी है कि यदि हमें कूलॉम्स लॉ आता है, कूलॉम्स लॉ हम जानते हैं और उसके कारण 2 पॉइंट चार्ज में फोर्स जानते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हैं कि सभी इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग को जरूरत ये है समझने की कि यदि हम जानते हैं कि सबको ऐड करने से वेक्टर फॉर्म इंडिपेंडेंटली यदि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है तो फिर वो एक लाइन पे बहुत सारे चार्ज हों, अब वो अरेंजमेंट का पैटर्न पता नहीं क्या हो, चाहे इस तरह के 3D अरेंजमेंट हो, 2D अरेंजमेंट हो, रैंडम अरेंजमेंट हो 3D स्पेस में, चाहे हो सकता है कॉन्टिन्यूअस है जिसमें हमें पॉइंट चार्ज डीक्यू टाइप का लेना पड़े क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलॉम्स लॉ वैलिड है। तो यदि हम जानते हैं कि फोर्स ये होता है तो अब चैलेंज लेने वाली बात ये है कि आपसे या किसी से क्यों नहीं आएगा। जब हम ये सोचते हैं तो तब ये होता है कि हाँ मजा आ गया, नहीं तो मजा नहीं आता फिर, क्योंकि लोग अब ये क्वेश्चन है कि आखिर ये हम कूलॉम्स लॉ आप जान गए, कई जगह फोर्स निकाले भी तो वहां पे निकाले तो यहाँ पे क्यों नहीं, या फिर कहीं और नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहां पे क्यों नहीं। जब हम ये लॉजिक्स डेवलप करते हैं तो तब हमारा फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। क्योंकि मैं खासकर फिजिक्स का जो नेचुरल लॉज हैं जिन पे बेस्ड फिजिक्स है, मैं बार बार एक चीज पे एम्फेसाइज करता रहता हूँ कि लॉज की बड़ी लिमिटेशन है। मतलब देयर आर लिमिटेड लॉज व्हिच गवर्न्स फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग अराउंड अस, या जो भी कह लीजिए कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसको गवर्न करने वाले जो लॉज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि लिमिटेड लॉज हैं, उन्हीं के एप्लीकेशन से ही चीजें सब हो रही हैं। तो इसको हमेशा मैं बार बार रिपीट करूंगा कि लॉज के लिमिटेशन है पर एप्लीकेशन इनफाइनाइट है, तो पर लॉज वही लगेंगे। तो जब इस तरह से आप चीजों को देखेंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो हमें बल्कि ऐसे नहीं देखना है कि बस हम ये जान लेंगे, हमको तो इससे मतलब है कि इसका आंसर आ जाना चाहिए और ये वाला इजीएस्ट वे है, यही वाला तरीका सिंपलेस्ट है तो यही वाला जाने, इसे नॉलेज नहीं कहेंगे। और ये एटीट्यूड आपको आगे फर्दर हिंड्रेंस बनेगा, कुछ और आपका जो एम होगा साइंटिस्ट बनने का, बहुत बड़ा इंजीनियर बनने का जिसमें क्रिएटिव कोई काम हो। तो ये नहीं कि सिंपल सा इंजीनियर आईटी किसी एनआईटी में कहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिए और कहीं कुछ कमाने लगे। आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, चाहे कोई नीट निकाले और सिंपल सा डॉक्टर बन गए तो आपका जो विजडम है, जो एटीट्यूड है वो आप नहीं आ पाएगा, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं बनेंगे। उसके लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए कि मशीनें हमें लेनी है, उन मशीनों पे मतलब महारत हासिल करनी है, उनके जो न्यूआंसेस हैं, जो चीज़ें हैं उन्हें देखना भी है कि वो क्या चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं। कुछ खराब हो जाएगा तो हम अपने से सोच पाए कि उसको
क्या करने पे सही होगा। एनीवे मैं तो आपको जस्ट बता रहा था कि यहाँ इसके थ्रू बता रहा था। तो इसको हम लोग अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको किया कैसे जाए, है ना। तो यदि बहुत ध्यान से देखा जाएगा तो इसको 3 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ और इसको मैं z मान लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का ये पैटर्न हो गया है। यदि आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोर्स में ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोर्स में यदि हम कर रहे हैं तो कहीं और भी मैग्नेटिज्म में, सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कहीं भी जरूरत पड़ेगी, करंट में, कैपेसिटर में, कहीं पर और तो हम लोग इस अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं और भी कुछ होगा तो रोटेशनल मोशन में कहीं भी हम लोग इस पे सोचेंगे कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, एक्सिस ऐसे लिया जा सकता है। तो करते हैं वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का। तो अब यदि मैं अच्छा हाँ, जिस पे चार्ज पाना है उसको ओरिजिन मानने से फायदा ये होगा कि उसका पोजीशन 0 होगा। तो एक फायदा है, ये नहीं कि आप इसको ओरिजिन मान लिए और इस पे निकालने लगे, तो आंसर तो सेम आएगा क्योंकि सिमेट्री से सब पे सेम फोर्स लग रहा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सिमेट्री का भी ख्याल रखना चाहिए। और पर जब आप यहाँ पे ओरिजिन मान के इस पे निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो ये भी, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। किसी चीज जब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो आपको फ्रीडम यदि है, वो नहीं दे रहे हैं कि एक्स वाई जेड ये मानना है, ये मानो, केवल वो कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपको फ्रीडम है कि आप क्या माने। तो कई बार ऐसी भी बातें होती हैं कि आपको मानना पड़ता है पर आप अच्छा नहीं मान पाते, तो लंबा हो जाता है, फिर गलतियों की चांस बढ़ जाते हैं। तो एक ये है कि जिस पे निकालना है उस पे ओरिजिन मानेंगे, तो जो उसका पोजीशन है होगा वो सब पे, क्योंकि इसी पे बार बार लगाना है। तो इस पे कितने फोर्स लगाएंगे? 8 चार्ज हैं, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, पर एक पर तो निकालना ही है। तो एक पर निकालना है तो बाकी बचे 7 चार्ज फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब हमें 7 फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमें नेट लेना है। तो एक तो ये पॉइंट है, मैं गिनवाता इसलिए हूं क्योंकि मैं बच्चों को फोर्सेस को छोड़ते हुए इतने दिनों में देखा हूं, तो ये नहीं करना है। सो इस पे मैं 7 फोर्स लगाऊंगा। तो ये क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0 0 ऐसे। इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो केवल जेड एक्सिस पे है तो बाकी एक्स वाई 0 होगा, तो इसको कहेंगे 0 0 a, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसको लिखेंगे a 0 0, और ये केवल y एक्सिस पे है तो लिखेंगे 0 a 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एक्स वाई एक्सिस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो ये है a z 0, और यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स जेड पर ये है, ध्यान से देखेंगे तो एक्स जेड पर है, इसलिए a 0 a y 0 होगा इसमें। और यदि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको तो ये वाई जेड प्लेन पे है ये, तो आप कहेंगे वाई जेड प्लेन है तो x 0 होगा 0 a। और यदि बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इन सब के अपने प्लेन में तो नहीं है, बल्कि 3D स्पेस में है, जहां पे a है। इस तरह के कोऑर्डिनेट कभी जरूरत पड़े आपको, मैथ्स में तो बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती होगी, तो इस तरह की चीजें बना के हम लोग सोच सकते हैं। तो जरूर फोटो बना के इस तरह का अप्रोच करना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं कहूं कि ये, अच्छा इनका नाम रख लूं तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, फोर्स ऑन 1/2 दैट इज k q1 q2 by r1 minus r2 mod q r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यदि आपको याद होगा तो यदि मैं कहूं कि इनकी पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में इसको पोजीशन, इसका पोजीशन लिखेंगे 0i 0j 0 a k, इसका लिखेंगे 0i 0j 0 k,
इसका लिखेंगे 0i aj0k, इसका लिखेंगे ai aj0k, मतलब ये x है, ये ijk ऐसे सातों का लिख लीजिएगा और आठवां तो आपके लिए 000 है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 1 पे ही हमेशा पाना है। इसका मतलब ये कहिए तो एक लिख देता हूं, कहिए तो इसका लिख देता हूं, एक पॉइंट में इसका लिख देता हूं, इसके द्वारा इस पे फोर्स लिख देता हूं, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि फोर्स ऑन ओ, फोर्स नेट फोर्स ऐसे लिख देता हूं, और F1 नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7। ध्यान देने वाली बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और ये फोर्स बाई 1, फोर्स बाई 2 एंड सो ऑन। तो कहिए तो इसके 1 वाला ही लिख देता हूं और बाकी सब आप अपने से लिख के जोड़ लीजिएगा। तो 1 का लिखता हूं ना, सो के ये वाला लिखता हूं, के Q1 Q2 मतलब Q1 R1, ये हमेशा सबके लिए ये 0 0 0 0i0j0k, तो इसलिए मैं फालतू में कुछ नहीं लिखा, 0 लिख दिया, ये समझने वाली बात है। माइनस R2 इसके द्वारा ना, तो ये R2 क्या है, 0i प्लस aj प्लस 0k डिवाइडेड बाई, ये हमेशा 0 0 रहेगा, माइनस 0i प्लस aj प्लस 0k मॉड का क्यूब। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका मॉड तो ए ही आएगा क्योंकि ए 0 है, इसका मैग्नीट्यूड ए आएगा, माइनस का ये है ना। तो आपको नहीं लगता है कि, आपको मैं याद दिलाता हूं कि ये क्योंकि इसी पे हमेशा पाना है, तो इसके द्वारा जब इस पे पाएंगे तो ये वाला वही रहेगा, इसके द्वारा इस पे पाएंगे तो ये वाला वही रहेगा, इसके द्वारा इस पे पाएंगे तो ये वाला वही रहेगा। इसका मतलब यहाँ 0 0 हमेशा रहेगा, यही चीजें बदलती रहेंगी। इसको भी कैसे लिखना है मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं, और आपको यही समझने की जरूरत है। और आप लोग लिख के यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, और आई में आई जोड़ लीजिएगा और जे में जे जोड़ लीजिएगा, और जो आएगा उसे आंसर कहेंगे। एक ये पॉइंट है, और आप लोग घर पे करिएगा, रिजल्ट में बता देता हूँ, आप लोग मेहनत करिएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको घर पे करिएगा। तो आप देखें कि किसी एक चार्ज पे, अच्छा जितना फोर्स एक पे आएगा तो इसका इस पे आंसर होगा, तो उतना ही इस पे भी होगा, उतना ही इस पे भी होगा, उतना ही इस पे, सब पे सेम होगा, क्योंकि पूरी सिमेट्री है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, पर मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये आपका काम है, आप घर पे करिएगा। तो ये अच्छा, ये बहुत लंबा है, लंबा तो और हो जाता है यदि यहाँ पे ओरिजिन नहीं लिए होते कुछ और। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको समझना था। तो आप समझने की जरूरत ये है, तो समझने की जरूरत ये है कि अब सेकेंड वाला, जो सेकेंड वाला है, उसको जो सेकेंड मेथड है उसको कैसे किया जाए। अब चलिए मैं थोड़ा इमेजिन करवा देता हूं। ये देखिए क्यूब है ये, तो यदि इस पे फोर्स पाना हो सब पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यदि इस पे फोर्स पाना हो तो साइड लेंथ ए है सबका, तो यदि इस पे फोर्स पाना हो तो ये भी फोर्स लगाएगा, 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 और यहां से भी ये डायगोनली ऐसे ऐसे वहां से वहां पीछे से ये फोर्स लगाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दिमाग में आ रहा है कि इन तीनों का सिमेट्री से जो फोर्स आएगा बीच में आएगा, इन तीनों का जो सिमेट्री से फोर्स आएगा वो बीच में आएगा,
और इसका जो बीच में आएगा वो तो आएगा ही। तो एक तरीका ये है कि सबका कंपोनेंट इस इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के अलोंग ले लिया जाए और आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, जो थोड़ा थोड़ा छोटा है, वो बहुत लंबा था, ये थोड़ा छोटा है, और सबसे छोटा बताने जा रहा हूं जिसका मैं सीधा आंसर लिखने जा रहा हूं। समझने की जरूरत है ये भी कि इसका मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। इसके लिए पहले समझ लेते हैं और तब उसके बाद निकालेंगे। तो इसको ऐसे करते हैं, अब देखिएगा, यदि मैं इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको x ले लूं, यदि मैं इसको x ले लूं, यदि मैं इसको y ले लूं, यदि मैं इसको z ले लूं, तो ये देखिए इस पे फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा इस पे x के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा y के लॉन्ग लग रहा है, इसके लॉन्ग z के लॉन्ग लग रहा है। तो सिमेट्री है। ये देखिए इसके लॉन्ग जो लगेगा इसके इससे इससे ध्यान देने की बात है, यदि इससे जो लगेगा वो उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर, मतलब y के लॉन्ग होगा और z के लॉन्ग होगा। सिमिलरली जो इधर लगेगा इसके लॉन्ग ऐसे ऐसे बीच में ये दो के लॉन्ग होगा, एक x के लॉन्ग होगा, एक y के लॉन्ग होगा। अब मैं क्यों समझा रहा हूं पता है आपको, मैं बताना चाह रहा हूं कि ध्यान से देखा जाए, थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि 3D है, तो ध्यान से देखेंगे तो हर एक एक्सिस के लिए, x के लिए, y के लिए और z के लिए पूरी सिमेट्री है। और यदि सिमेट्री है तो सबको फोर्स को रिजॉल्व किया जाएगा, तो हर एक एक्सिस के लॉन्ग सेम कंपोनेंट आएंगे। तो मान लेते हैं सेम कंपोनेंट आता है, x के लॉन्ग भी उतना ही नेट आता है जितना y के लॉन्ग आता है, जितना z के लॉन्ग आता है, मान लेते हैं वो f आता है। ये समझने की जरूरत है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं सिमेट्री से? आप अपने घर में अपने इमेजिन कर लीजिए, घर को क्यूब मान लीजिए और एक वहां पे एक जगह चार्ज मान लीजिए और देखिए एक्सिस मान लीजिए जो XYZ रूम में कॉर्नर पे मान लेते हैं ओरिजिन पे, तो आप इमेजिन करके देखिएगा आपको पूरी सिमेट्री दिखेगी। x के लिए दूरी पे एक चार्ज दिखेगा ओरिजिन से, x पर दिखेगा, तो y पर भी दिखेगा, z पे भी दिखेगा। यदि √2a दूरी पर यदि उस ओरिजिन से दिखेगा, चार्ज से दिखेगा, तो XY प्लेन पर भी एक चार्ज दिखेगा √2a दूरी पर, XYZ पर भी दिखेगा और YZ पर भी दिखेगा √2a दूरी पर, तीन चार्ज ये दिखेंगे। और √3a बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल से √3a दूरी पर एक चार्ज दिखेगा। तो a डिस्टेंस पर तीन चार्ज दिखेंगे, √2a डिस्टेंस पर, √2a समझ में आ रहा, ये √2a, ये a दूरी √2a दूरी, √2a दूरी, और यहां से या ये वाला, और यहां से √3a दूरी। तो a दूरी तीन ठो, √2a दूरी तीन ठो और √3a दूरी एक ठो, सात चार्जेस का फोर्स की दूरी, फोर्स के लिए दूरी हम बात कर चुके हैं और पूरी सिमेट्री है, इसीलिए मैं ये लिखा भी हूं। ये थोड़ा हाईएस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप आगे से इमेजिन कर पाए चीजों को और चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। इस तरह का मैं तो कहता हूँ एग्जाम में भी रूम को ध्यान में रख के आप चीजों को सोच सकते हैं, क्योंकि कॉपी में सोचना, बोर्ड पे सोचना थोड़ा मुश्किल है। अब देख रहे होंगे हमें मजबूरी में 2D प्लेन पर, मतलब 2D स्पेस में, 2 डायमेंशन में हमें 3 डायमेंशन का फोटो बनाना पड़ रहा है। तो यदि ऐसा है कि, तो आपको पता है एफ नेट क्या होता है, आप जानते हैं एफ नेट क्या होता है। एफ नेट होता है हमेशा x वाला स्क्वायर, टोटल x वाला स्क्वायर प्लस टोटल y वाला स्क्वायर प्लस टोटल z वाला स्क्वायर। आपको पता है ये होता है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये जनरल फार्मूला है और आपको जानना चाहिए। ये 11th में पढ़ना होता है और ये वेक्टर का है और ये कहीं भी होता है, जनरल फॉर्म है, मतलब यही तरीका है वेक्टर के जोड़ने का। तो यदि मैं इसको लिखता हूं कि √f का स्क्वायर प्लस √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो आपको दिखेगा ये है। अब मैं आपको लिखता हूं, देखिए
यदि ये एफ है तो एफ नेट सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, √3 और ये एफ कोई एक वाला है तो एक के अलोंग है ना, एक के अलोंग मैं अब सोचने जा रहा हूं ना, एक के अलोंग इसके अलोंग देखना चाहता हूं, एक के अलोंग लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं देखता हूं कि इसके अलोंग कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, तो एक तो सीधा पूरा पूरा यही आ रहा है, ए दूरी वाला पूरा पूरा आ रहा है, तो मैं लेता हूं के क्यू बाई ए स्क्वायर। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए किस तरह से सीधा आंसर आ रहा है और वो कितना लंबा हो रहा था। अच्छा, इस x के अलोंग जो x माना हुआ हो, चाहे इसको मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, जो मैं आपको देखने के लिए मान लिया हूं, तो इसके अलोंग पूरा का पूरा ही आ रहा है, तो आएगा ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं, पूरा का पूरा यही आ रहा है। अच्छा, आप यदि नोटिस करेंगे तो इस इधर की तरफ दो ठो आएगा, एक ठो ये √2 ए दूरी वाला हो गया, √2 दूरी वाला इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ 45 डिग्री बनाता हुआ, देखिए ऐसे इसका कंपोनेंट इधर आएगा और एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, एक इसका कंपोनेंट ऐसे जो इधर आएगा और एक इसका कंपोनेंट ऐसे जो इधर आएगा 45 डिग्री पे है। तो यदि ऐसा है तो दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, सो +2 इंटू के क्यू बाई √2a का स्क्वायर इंटू 1 का cos 45। आज क्या आप लोगों को ये समझ पा रहे हैं कि मैं ये क्या लिखा हूं, दो गुना मतलब दो ठो कंपोनेंट आ रहा था, जो फोर्स था वो ये है क्योंकि दूरी √2a थी, और क्योंकि कंपोनेंट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऐसे था, ये ऐसे फोर्स था, ये जो फोर्स है ये दो तो इसलिए क्योंकि दो आ रहा था, ये फोर्स है जो जिसमें दूरी √2a दूरी है, और ये इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल एक एक्सिस का लिखना था, एक्सिस पे रिजॉल्व करना था, इसलिए cos 45 लिखा हूं। दूसरा लास्ट है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये देखिए ये वाला जो सबसे दूर है उसका फोर्स इधर आ रहा होगा, ये वाला हो गया √2a दूरी वाला। अच्छा, ये आपको याद दिला दूं कि इसका कंपोनेंट इधर आ रहा था, इसका कंपोनेंट इधर आ रहा था, लेकिन आप यदि नोटिस करेंगे तो एक चीज आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट इधर नहीं आएगा यदि आप नोटिस करेंगे तो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो तीसरा √2a का कंपोनेंट नहीं आता है। और तो अब हमें लिखना है ये जो दूरी है इसका जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उसका x की तरफ कंपोनेंट, x की तरफ लिख रहे हैं, x की तरफ लिख रहे हैं केवल, क्योंकि √3a मैं सबका फोर्स के अनुसार ले चुका हूं। तो ये देखिए के क्यू बाई √3a का स्क्वायर इंटू, जब कोई वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसका cos थीटा किसी एक्सिस के अलोंग 1/√3 होता है। आप लोग जिनको कम समझ में आ रहा है उनको बताता हूं, कोई वेक्टर यदि इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये कहीं यूज भी करिएगा ना जहां पे जरूरत पड़ेगा, जब कोई वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होता है, आई जे के यदि लिख दिया तो इक्वली क्योंकि सेम रहेगा तो रिजल्टेंट वही बीचों बीच आएगा। तो इसका यदि हम लोग देखें कि cos थीटा कितना होगा x एक्सिस से एंगल, तो आपको पता होगा कि cos थीटा x एक्सिस से जो बनता है किसी से भी, वो x बाई मॉड r होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और मॉड r √1² + 1² + 1² √3। तो जो वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, जो वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, वो तीनों एक्सिस से cos इनवर्स 1/√3 एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो तीसरा सबसे ज्यादा दूर था जिसके लिए वो उसका जो कंपोनेंट होगा x के लॉन्ग वो cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये होगा √3। यदि ऐसा है तो फोर्स, नेट फोर्स अब मैं लिख देता हूं
एफ नेट समझने की जरूरत है। एफ नेट इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉमन भी ले लेता हूं इसमें, तो आप देखेंगे √3 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे सब जगह ए स्क्वायर मिलेगा और ब्रैकेट में मिलेगा, वहां पे मिलेगा 1, यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे मिलेगा ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√2, और यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे यदि आप नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3√3। तो जो मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस बताया, देखिए किस तरह से आपको एक्सप्लेन करने में हमको इतना टाइम लग गया, नहीं तो यदि हमको करना होता तो मैं बहुत तेजी से किया होता, बहुत जल्दी लिख दिया होता, फटाक से सीधा ये वैल्यू लिखता और फिर वो आ जाता। पहले मैं ये लिखता फिर वो आ जाता। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा, तो ये समझने की जरूरत है। और यदि फिजिक्स में आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो डेवलप करना होगा। कभी भी ऐसे निराश हो गए कि हमको तो इमेजिनेशन वीक है, तो कोई इनबॉर्न इमेजिनेशन लेके नहीं आता है, उसका अपना एक लंबा सा सिलसिला होता है। आप ही चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होगा। यदि सोचेंगे कि किसी और की तरह कंपेरिजन करके उसकी तरह हम क्यों नहीं सोच पाते, जो मैं बता रहा हूँ आप मेरी तरह क्यों नहीं सोच पाते ऐसे, तो मैं भी कभी शुरुआत किया होगा, इमेजिन करना शुरू किया होगा, एक लंबा सा दौर चला होगा। तो आप दौर अभी स्टार्ट करिए, और ये दौर के नाम पे आप 6-7 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, किसी डिपेंड करता है कितना टाइम देते हैं, कितना इमेजिन करते हैं। तो कभी एकांत में बैठिए, चीजों को विजुअलाइज करिए, नेचर को करीब से देखिए, तो आपको चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मैं आपको 3 तरीका इसका बताया। एक तो सबसे आसान वाला ये है जो रिजल्ट आ चुका है, इससे थोड़ा सा कठिन वाला बताया था, उससे भी थोड़ा कठिन वाला आपको बताया था जो वेक्टर फॉर्म था। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को ख्याल रखें और आप